करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही है, एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन कश्मीर से ताल्लुक है इनका, याना मीर साहिबा। यकीनन आप सब जानते हैं। याना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you for having me on your show. Assalamu alaikum to all your viewers. Ramzan Mubarak and Navratri की शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया एंड सेम टू यू याना जी। अच्छा याना, एक तो बात शुरू इससे करेंगे कि आजकल यहाँ पे, वैसे ये बात एक हफ्ता 10 दिनों से मुख्तलिफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सोशल मीडिया, अपने ट्विटर हैंडल्स पे, मुख्तलिफ टीवी शोज में मैं सुन रहा था, और एक हफ्ता पहले मैंने इस पे बात की थी। मैंने काफी सारे लोगों को देखा कि वो बात करें टीवी चैनल्स में, बाकायदा न्यूज बुलेटिन जो 9 PM का होता है उसमें बाकायदा पैकेजेस चल रहे हैं कि जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है जी नरेंद्र मोदी साहब, उनसे बड़ा इख्तिलाफ भी है लोगों को। कुछ लोग, बहुत सारे लोग तारीफ भी उनकी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते नहीं कि उन्होंने ये किया था। एक बात पे सारे लोग आज एग्री हैं पाकिस्तान के, और वो ये है कि यहाँ पे जो स्टेट्स को गिफ्ट्स मिलती हैं वो मुख्तलिफ लोग बांट लेते हैं और घरों को ले जाते हैं। तो उनका एक क्लिप बड़ा फेमस है, आजकल चल रहा है, और वो ये है कि वो कहते हैं कि यार मेरे भी कभी कभी दिल करता है कि यार ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग मुझे मिली है तो मैं ये घर की दीवार पे अपने रूम में लगवा दूं, लेकिन कहते हैं मैं नहीं लगाता, मैं इसको ओपन एक्शन में लेके देता हूँ, और फिर जो है वो पैसा मुख्तलिफ जो जनता है उनके इस्तेमाल में वो पैसा आता है, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। थोड़ा सा इस हवाले से बताएंगे, क्योंकि आजकल तोशाखाना में लोग लाखों करोड़ों की घड़ियों से लेके गाड़ियां, कारपेट्स, कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने छोड़ी। तकरीबन सबने अपने, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि गंगा में हाथ धोए नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे नहाए हुए हैं। थोड़ा सा इससे शुरू करेंगे, फिर आगे चलते। जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती है ना इंडिया में, अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार का मतलब है जो the virtues that an Indian has, whether he's a Hindu or a Muslim, let me make it clear, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों की भलाई ज्यादा इम्पोर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होल्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब देखिए, पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, आप ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी की वर्च्यूज पे ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज व्हाई it is hard, but we know कि greed पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए for the good of the whole nation, for the good of humanity। तो ये चीज हमारे अंदर है, और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना कि किसी रिलीजन को। जी फाइन। अच्छा याना, ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही है, लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी, मैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठा हूँ, बिलीव मी याना, मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली। तो मैंने कहा यार, ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप बेशक उनसे, जी प्लीज। हाँ, इसके 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ, उस चीज का एक मॉड्यूलर एग्जांपल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि उन्होंने वो करवाया। लेकिन आज जब यही पाकिस्तानी 2 चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजॉरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं गुजरात की, वहां भी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूं। तो हाई मेजॉरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है, हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम, जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात, वो एक्चुअली क्या है। शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराया, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। और कभी किसी भी पॉलिसी में कोई हिंदू मुस्लिम ये तो बात आती ही नहीं। कोई भी पॉलिसी जब वो इंट्रोड्यूस करते हैं,
उसका बेनिफिट हिंदूज और मुस्लिम्स इक्वली उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, उसका जो भी पॉलिसी आती है उसका मुनाफा दोनों हिंदू और मुस्लिम्स को होता है। तो हर एक चीज जब गुजरात के मुसलमान आगे बढ़ना चाहते हैं और वो जो बीती बातों को भूल कर एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तानी कौन होते हैं बार बार वो 2002 का मुद्दा उठाने वाले? जब गुजरात के लोगों में ही आपस में ही वो कलेश नहीं है, चाहे हिंदू और मुस्लिम हो, तो पाकिस्तानी कौन होते हैं बीच में बोले? तो वो एक चीज क्रॉस आउट हो गई जिसकी वजह से वो मोदी जी के बारे में बुरा बोलते थे। दूसरी चीज, हर एक वो कंट्री जो पाकिस्तान को भीख देती है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता है, चाहे इटली हो चाहे फ्रांस हो, जो भी वो अच्छा है। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बोला था कि 78% ग्लोबल अप्रूवल मिला है मोदी जी को, एंड ही इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है कि डिप्लोमेटिकली हर एक कंट्री ने यही दावा किया है कि इनके साथ वो अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं बेशक मोदी जी के साथ। और ये भी कहा गया है कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई आर्टिकल सामने आ रहे हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे वॉल्टर रसेल मीड ने लिखा कि मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट इज द मोस्ट इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट फॉर द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स। तो हर एक कंट्री जो है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री हो, आप सीरिया का प्रेसिडेंट देखो क्या बोलता है उनके बारे में। पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है, हालांकि मैं पर्सनली जो है मैं फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करती, ये मेरे सारे डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरे सारे फॉलोअर्स जानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए फलस्तीनियन गवर्नमेंट ने उनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया, यूएई गवर्नमेंट ने उनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये है मोदी की। तो अब पाकिस्तान किस तरह से उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करेगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई उनका कैरेक्टर असैसिनेट करता भी है अपने मुफाद के लिए, अपनी बेतुकी पॉलिटिक्स के लिए, तो वो बेवकूफ नजर आता है, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया ने ऑलरेडी अपनी अप्रूवल दे दी है मोदी जी की गवर्नमेंट को लेकर, मोदी जी को लेकर एज अ लीडर जी। एग्जैक्टली। अच्छा याना जी, एक चीज और है, और वो मैं ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा, फिर वो पंजाब वाले इशू पे जाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो भी मुझे मिलते हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं तो वैसे पूछते रहते हैं कि यार ये वाली बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंट्री है, यानी इस वक्त इंडिया 5वीं बड़ी रिजर्व रखता है, इकोनॉमी, यानी ये सारी चीजें, बहुत पैसा है उनके पास, वो बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। आपने शूज की बात की कि 8 लाख का जूता पहन के जाते हैं और पैसा मांग रहे जी IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर सऊदी अरेबिया से या फिर यूएई से। बिलीव मी, ये बात हम पाकिस्तान के अंदर बैठकर मुख्तलिफ शोज में हम ये बात करते हैं कि यार आप कम से कम उस लेवल का जाए कि आप उनसे उधार मांगने जा रहे हैं, या तो आप उनको देने जा रहे हो ना, फिर 8 लाख का क्या आप 50 लाख का पहन के चले जाएं। वैसे जो बड़े लीडर्स होते हैं इस तरह की, वो फिर नहीं करते, वो कहते हैं यार हमने बस ठीक है व्हाइट कलर का कुर्ता पहन लिया, नीचे धोती, और वो मोदी साहब की मैं अक्सर एक तस्वीर देखता हूँ जिसमें नीचे कुर्ता टाइप एक शूज है, वो पहन के बस वो फिर रहे होते हैं, कहीं पे भी हो जाए, वो अमेरिका जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो अपने इंडिया में हो या वो सऊदी अरेबिया जाए, कोई और कपड़े मैंने उनके अभी तक नहीं देखे। तो क्यों ये स्पेशली जो हमारे एशियंस हैं, हम लोग थोड़े से ज्यादा शौके होते हैं ना, हमें होता है कि यार हम थोड़ा सा दिखाएं, हालांकि ये शाखर्चियां मैंने अगेन आरएसएस, क्योंकि आरएसएस हमें सिखाता है हाउ टू बी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आरएसएस बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत स्टडी किया। गुड। तो वन ऑफ द इंडियन वर्च्यूज ऑफ सिंपलिसिटी, कपड़े होते हैं तन ढकने के लिए सिर्फ, बिल्कुल, इससे ज्यादा उनकी कोई मायने नहीं होता है। तो उसके ऊपर ठीक है, आप ठीक है, यू कैन बी नीटली ड्रेस्ड, एज नीट एज पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर ड्रेसिंग पर आप इतने करोड़ों खर्च करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, इसमें कोई सेंस है नहीं। बॉलीवुड वो चीज प्रमोट करता है, बट बॉलीवुड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन वैल्यूज एज सच। बट हाँ, तो जो हमारी वैल्यूज है वो यही सिंपलिसिटी। तो अगेन वो एक आरएसएस की वैल्यू है, एंड बिकॉज मोदी इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस, तो उनके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज नजर आएंगी, ना सिर्फ उनके अंदर, लेकिन जो टॉप रैंकिंग पेरेंट कोर बॉडी में जो बीजेपी वाले हैं, उन सब में ये आपको क्वालिटीज नजर आएंगी, सिंपलिसिटी, ड्रेसिंग, लैक ऑफ ग्रीड, आप देखिए जब मोदी जी अपनी माँ के साथ फोटोज लेते हैं, वो कौन सा 5 स्टार होटल में बैठे होते हैं, दाल रोटी खा रहे होते हैं घर में बैठे, इसका आपको समझ आता है कि द मैन इज सो सिंपल, हार्ड वर्क, फोकस ऑन वर्क इज सो इम्पोर्टेंट। वही उनकी माँ जब गुजर गई तो उनका अंतिम संस्कार खत्म करके सीधे चले गए ऑफिस, ना कोई रोड ब्लॉक्स हुए ना कुछ, मतलब आप सोचिए, ये है संस्कार। और कहते हैं अपने कैबिनेट के लोगों को याना मना कर दिया, कहते हैं अपने कैबिनेट के लोगों को कहते हैं कि उनके फ्यूनरल पे आप लोगों ने नहीं आना, भाई आराम से बैठ के अपने काम धंधे करो, जो काम है आप लोगों का। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पे यानी प्राइम मिनिस्टर तो
बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी दूसरे ऑफिसर का कोई इस किस्म का हो जाता है तो पूरा ऑफिस तो कहते हैं जी फलां साहब की मदर या फादर की, मैं कहता हूँ कंडोलेंस और चीज है, वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है पूरा दफ्तर बंद हो जाता है। सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, बिलीव मी। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद का कब्रिस्तान है, क्योंकि मेरा ऑफिस का आना जाना उस रास्ते से किसी वक्त होता था, तो वो पूरा ब्लॉक होता था मुकम्मल तौर पे। वो रोड, हालांकि बहुत खुली जगह है, बड़ी खूबसूरत है, तो वहां पे क्योंकि फलां के फादर या फलां के मदर की डेथ हुई है, तो पूरा दफ्तर क्या और पता नहीं बाकी ऑफिस के लोग वहां पे पहुंचे होते हैं। वही मैं कह रही हूँ, सिंपलिसिटी है। और एक मतलब खुद को इतना सेल्फ को इतना बड़ा नहीं समझना, अगेन दैट इज एग्जैक्टली। ये सारे हमारे वर्च्यूज हैं, और इन सारे वर्च्यूज को जो है आरएसएस प्रमोट करता है अपनी ट्रेनिंग में, चाहे वो जो उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये सब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके हुक्मरान ये कहते हैं कि आरएसएस जो है लोगों को नाजी बनने की ट्रेनिंग देता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनके जो शॉर्ट्स हैं वो नाजी लोग जिस तरह के शॉर्ट्स पहनते थे उस तरह के शॉर्ट्स हैं। ये क्या सेंस है? अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि आरएसएस ने दरअसल क्या ट्रेनिंग दी है बीजेपी मोदी जी को देखकर एज अ रोल मॉडल। चाहे आप वीर सावरकर को गाली दे दो, पहले जो भी थे उनको गाली दे दो, गोडसे को गाली दे दो, ठीक है, लेकिन आज मोदी जी दुनिया के सामने एज अ रोल मॉडल। क्या आरएसएस ने क्या ट्रेनिंग, आरएसएस दरअसल ट्रेनिंग क्या देता है आप खुद ही देख लो अपनी नजर आंखों से। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पाकिस्तान बहुत ही एक इजी वे आउट ले लेता है इंडिया को डिफेम करने के लिए कि हाँ इंडिया में तो हर जगह आग लगी हुई है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बहुत सारे कल्चर्स का ख्याल रखता है। अंडर वन टेरिटरी, वन डोमिनियन, इतने कल्चर्स का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी इतने कल्चर्स की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना होता है, प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट देना होता है, प्लस उनको मतलब इट इज नॉट इजी। पाकिस्तान जिसमें एक ही रिलीजन है और एक ही लैंग्वेज है, वो बात कर रहा है ऐसी कंट्री के बारे में जहां पे चैलेंजेस आर टेनफोल्ड। सो इट इज यूजुअली ये होता है कि अग्रीड के एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस वहां पर हुई है पंजाब में, जिससे फ्रस्ट्रेशन आ चुका है यूथ में, मैं एग्री करती हूँ। लेकिन इंडिया पे उंगली उठाने से पहले कि पाकिस्तान की पंजाब का ख्याल नहीं रख पा रही इंडिया, उससे पहले पाकिस्तान को सोचना होगा कि अगर ड्रग्स पंजाब में फॉर एग्जांपल 3 मिलियन लोग ड्रग्स में मुब्तला है, पाकिस्तान में तो उससे डबल से भी ज्यादा 6.7 मिलियन लोग ड्रग्स में मुब्तला है। अगर पंजाब में 7% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पाकिस्तान में 31% लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं। टॉक अबाउट द मेल्स। सो आई एम टेलिंग यू कि जब ऐसी हालत है तो कमेंट ना करना बेटर होता है, क्योंकि जब आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमेंट करने लगते हैं तो अजीब लगता है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के बारे में कीजिए। हम मानते हैं कि कुछ गवर्नेंस फेलियर्स हुई हैं, उसको हम सुलझाने में लगे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल एक चीज तो ये है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट अगर मुझे कोई इस तरह की चीज बताता है, मैं उस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, तो मुझे जब वन साइडेड पिक्चर पेश की जाती है, मैं उस पर सच्ची बात बता दूं याना जी, मैं उस पर बिलीव नहीं रखता। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के लोकल से, उन सोर्सेज से पता करूँ कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं। और मैं आपको भी तकरीबन एक हफ्ता पहले की एक ऑपरेशन की बता रहा हूँ, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हुआ, वहां पे ड्रोन अटैक हुआ। उसके बाद लोगों ने कहा कि उसमें इस तरीके से 2 बच्चों की डेथ हुई उसके अंदर। जब मैं उसको कुरेते मतलब कोशिश करता रहा कि यार मजीद मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, उसके हवाले से खबर आई कि यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था और ये लोग घर में छुपे हुए थे, इसलिए ये 2 बच्चों को अनफॉर्चुनेटली उनकी ये डेथ हुई, लेकिन वहां पे ड्रोन के जरिए हिट किया गया था। तो मैं तो मतलब इस बात का यकीन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सारी चीजें सच बता रहे होते या सारी चीजें झूठ बता रहे होते, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उसको पता करूं। एक चीज आपने बताई कि हम एक दूसरे की आंख झांकने की बजाय, ये बहुत बड़ी बेहतरीन बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई कि हम आपने ड्रोन्स की बात की तो मुझे एक चीज याद आई। जी जी। क्या आपको पता है कि आप बोलते हैं कि पाकिस्तान का इन चीजों में कोई हाथ नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमृतसर में 2022 दिसंबर में एक ड्रोन पकड़ा गया था। जब उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 2015 में ये चाइना में भी उड़ चुका है और 2017 में ये पाकिस्तान के खाने वाले एरिया में उड़ चुका है। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिया में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश ये पाकिस्तान और चाइना हमेशा करते रहेंगे और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डिनाई कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई अनरेस्ट होता है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं उसका कंपैरिजन शुरू कर लूं कि यार इंडियन पंजाब में ये हो रहा है, तो मैं उसको जस्टिफिकेशन के लिए मैं कहूँ इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ हो रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा हो रहा है क्योंकि वहां से कम हो रहा है। मैं ये चीज, या बलूचिस्तान में अगर मेरे सूबे के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई चीज हो रही है, कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसी चीज, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए कहूँ यार देखो इंडिया में तो इतना जुल्म हो रहा है तो यहाँ पे तो उससे कम जुल्म हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें जुल्म की बात कर रहे हैं फार्मिंग। अभी देखिए पंजाब में फॉर एग्जाम्पल इफ वी से कि फार्मर्स खुश नहीं, मैंने वो आपको बताना भूल गई, 40,000 एकड़ फार्मिंग लैंड जो है आपकी गवर्नमेंट ने आर्मी को दे दी। अब बताइए ऐसा कौन करता है? बिल्कुल ठीक। तो बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तान में, दे डोंट नीड टू फोकस ऑन इंडिया और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। बिल्कुल सही। जो भी मिलती है यहाँ वहां से उसके लिए एक रोड मैप बनाओ, उस पैसे को लेकर एक रोड मैप बनाओ और पाकिस्तान को इस
परमानेंट भीख मांगने की सिचुएशन से निकालना सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एजुकेशन, पॉवर्टी और इस तरह की चीजें अगर बेहतर होती है तो उससे लोगों की जिंदगी वाकई बदलती है। और हमारे बीच जो डायलॉग्स होने चाहिए बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ इंडिया, इट शुड नॉट बी ओ देखो देखो तुम्हारे खालिस्तान, तुम्हारे पंजाब में ये हो रहा है, ओ देखो देखो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, देखो देखो तुम्हारे कश्मीर में ये हो रहा है, देखो देखो तुम्हारे साउथ में केरला में ये। अभी तक मौलवी, मौलाना और उलेमाओं को इतना जो है इतना पावर क्यों देके रखा है? इनको क्यों हक दिया गया है कि वो पॉलिटिक्स में आकर अपनी मतलब इंटरफियर करें? चलिए आर्मी की इंटरफेरेंस सेकेंडरी है, पहली इंटरफेरेंस जो होती है वो इन वहाबियों की होती है। इनको क्यों हक दिया जाता है कि हर दूसरे तीसरे कोपचे में जाकर एक मदरसा खोलें और अपने दिन जैसा कोई भी करिकुलम रखें? क्यों इनको ये हक क्यों दिया जाता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में इनकी इंटरफेरेंस, पॉलिटिक्स में इनकी इंटरफेरेंस, सोशल इश्यूज में इनकी इंटरफेरेंस? व्हाई आर दे क्रिएटिंग ऐसा माइंडसेट पाकिस्तानियों का कि वो कभी इंडिया के साथ जुड़ ही नहीं सके क्योंकि इंडिया इज मेजॉरिटी हिंदू? तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। ये 80s के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब एक्सट्रीमिज्म बोया गया जनरल जिया के हाथों, तो उसके साथ ये वहाबिज्म को आप जनरल जिया को मत ब्लेम कीजिए, नहीं, मैं तो बोलती हूँ आप वो लाल टोपी कौन है, ज़ैद हमीद, उसको भी मत कीजिए, उसको भी मत ब्लेम कीजिए। आप पहले पता कीजिए कि गौ मूत्र वाला जो लाइन है वो किसने, वो किसी मौलवी मौलाना उलेमा ने ही इन्वेंट किया कि इंडियंस तो सारे गौ मूत्र पीने वाले हैं। ऐसी जो है जलील स्टेटमेंट्स अपने हमसाये के बारे में कौन फैलाता है? आप देखिए जड़ कौन है कि इंडियंस को ये लोग ना कभी रिस्पेक्ट कर सके, इंडियंस को ये लोग ना कभी हिंदूज को ना कभी अपना सके एज हमसाये या एज खुद ये अपने ही लोग हैं, हम भी इन्हीं से निकले, ये चीज कभी मान ना सके। ऐसा माहौल किसने क्रिएट किया? जियाउल हक या इसने उसने नहीं, जियाउल हक को किसने बताई ऐसी बात? हु इज द पर्सन हु इज, आप लोग क्या करते हो, आप इजी वे आउट लेते हो। जो आज का जो यूथ है पाकिस्तान, इजी वे आउट बाय पॉलिटिशियन को ब्लेम कर, पॉलिटिशियन को रखा ही है सामने, ब्लेम सारा वो ले आपके यहाँ पे, वरना और कोई काम तो है नहीं पॉलिटिशियन का पाकिस्तान में। जिस दिन आप लोग मानोगे कि रेडिकलिज्म को आप लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, बहुत ज्यादा, उस दिन आप लोगों की डेस्टिनी, आप लोगों की किस्मत चेंज हो जाएगी। मैं यही बता रहा हूँ, या ना यही मैं बता रहा हूँ कि अगर 1980 से पहले के पाकिस्तान में शायद इस तरह की चीजें नहीं थी जो आज हमें या उसके बाद के टाइम में मिली। अफसोस के साथ आज तो MBS उसको खत्म कर रहा है और शायद वो कर भी लेगा, लेकिन अफसोस के साथ कि हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे इतनी मजबूत हो गई है वो चीजें कि उसको खत्म करने के लिए। और दूसरी बात, क्योंकि जब भी कोई भी दुनिया की ताकत या किसी कंट्री या किसी सोसाइटी में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं तो सबसे पहला इस्तेमाल वो रिलीजन का करते हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा अगर आपको रिलीजन का इस्तेमाल करना है तो सही से कीजिए, उसमें कोई गलत इस्लाम सही चीज नहीं कर नहीं, या ना अगर सही करेंगे मुझे ये चीज आपके माध्यम से बतानी है कि इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं पाकिस्तान के जो मौलवी मौलाना उलेमा हैं, वो इस्लाम को नहीं फॉलो करते। अगर करते हैं तो सूरह अल-बकरा में वर्स 243-244 क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने इजराइलियों को बोला है कि यहाँ वहां डर के भटको मत, अपनी लैंड में वापस जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो वहां पहले से रह रहे हैं, फलस्तीनियों की बात हो रही, उनसे लड़ो, लेकिन अपनी लैंड को छोड़ के मत जाओ सिर्फ इसलिए कि वो होली लैंड है, वो मैंने आप लोगों के लिए रखी। ये चीज अल्लाह ने खुद बताई है इजराइलियों को। ये चीज क्यों नहीं बोलते आपकी मौलवी मौलाना? अपने लोगों में एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों के लिए हेट्रेड क्यों फैला के रखी? जैसे मैंने मदीना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जरा वो पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि जो नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पर, वो मदीना कॉन्स्टिट्यूशन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी, जो उन्होंने ओपनली कहा कि नेशन कम्स फर्स्ट, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या मुस्लिम्स हो, अपने नेशन के लिए लड़ो। लेकिन हाँ, अगर मुसलमान अपनी इबादत के लिए किसी से लड़ रहे हैं, उसमें नॉन मुस्लिम्स को जरूरत नहीं है शामिल होने की, क्योंकि वो उनकी लड़ाई नहीं है। लेकिन उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल कल्चरल राइट्स, हर तरह की राइट्स उनको इक्वल। अब ये चीज क्यों नहीं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के वो ख्वाजा कौन से थे, वो सेकंड कौन थे आपके प्राइम मिनिस्टर? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। उन्होंने क्या बोला? आई डोंट बिलीव दैट Islamic country should give equal rights to minorities. How can he say that? That means he's not a Muslim. या ना अफसोस के साथ यही होता है ना कि हम लोग, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ना ग्रुप्स हैं और वो अपने अपने फायदे के लिए इन चीजों का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ उनको पर्सनल इस्तेमाल नहीं करते, इन चीजों को इरोड करते हैं, इन चीजों को करप्ट करते हैं। हमारे इस्लाम को इन लोगों ने बदनाम करके रखा है दुनिया भर में। इनको देख के लोगों को लगता है कि इस्लाम ऐसा है, Exactly. You are absolutely right.